नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। हमारी आज की खास पेशकश है गुमनाम नगर तिलिस्मी मूर्तियां। जी हां, एक ऐसा नगर जो कभी गुलजार था, आबाद था, लोगों के मज में शोरगुल सब कुछ तो यहां था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस नगर में ओढ़ ली गुमनामी की चादर। सदियां गुजर गईं, लेकिन अब भी चुप्पी साधे बैठा है ये नगर। यहाँ अतीत के किस्से कहानियां सुनने वाला अगर कोई है तो वो है यहाँ की तिलिस्मी मूर्तियां। आखिर क्या है ये, पहले जानते हैं गुमनाम नगर तिलिस्मी मूर्तियां की कहानी। बैतूल जिले के कन्नौजिया गांव के पास दफन है एक नगर। कहते हैं यहाँ 2 मकान शिल्पकार हुआ करते थे। उनकी कारीगरी भी ऐसी थी कि वो पत्थर की मूर्तियों में जान फूंक देते थे। उनकी बनाई पाषाण प्रतिमाएं आज भी यहाँ मौजूद है। एक दफन नगर। दो महान शिल्पकारों की अबूझ दुनिया। गुमनामी के घुप अंधेरे में अब भी सांस ले रहा है एक नगर। यहां बेजुबान पाषाण प्रतिमाएं सुनाती हैं अतीत का राग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से 54 किलोमीटर दूर मौजूद है ये सदियों पुराना नगर। वो नगर जो आज भले ही समय के गर्त में समा गया हो, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी बरकरार हैं। ये अबूझ संसार बसा हुआ है कन्नौजिया गांव के इर्द गिर्द। इन घरों में उस दौर के किस्से कहानियां आज भी सुनाए जाते हैं। छठवीं से 7वीं शताब्दी में यहां राजशाही हुआ करता था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी कि सब दफन हो गया। कहते हैं कि आमाला इलाके के आसपास नागर भोगर नाम के 2 मूर्तिकार रहा करते थे। नागर भोगर से जुड़ा एक हैरत अंगेज किस्सा यहां सुनाई देता है। एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाया करते थे और मूर्ति बनाने के दौरान उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता था। एकांत में बनाई गई उनकी मूर्तियां ऐसी हुआ करती थी कि देखने वालों को एक बारगी ऐसा लगता जैसे वो बस बोलने ही वाली है। 2 व्यक्ति थे जिनका नाम नागर भोगर था। वो वहाँ पे बनाते थे, तिरमहों के सिवाना से पत्थर लेके आते थे और वहाँ पे गढ़ के मूर्ति बनाते थे। बुजुर्ग लोग जो बताते थे उसके हिसाब से यहाँ पे जमीन में जहाँ जैसे खोदा हो तो मूर्तियाँ निकलती है, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। और वो तो ये यहाँ तक बताते थे कि यहाँ नागर भोगर का शहर रहा होगा। मूर्तिकार नागर और भोगर की एक बहन भी थी जो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी, लेकिन वही बहन एक दिन उन दोनों भाइयों के लिए मौत की वजह भी बनी।
नागर भोगर को जब भी वो खाना देने आती थी, वो हमेशा कमरे के भीतर जाने से पहले दरवाजे पर बंधी घंटी बजाती थी। लेकिन एक दिन वो बिना घंटी बजाए ही सीधे कमरे में जा पहुंची और उसने अपने दोनों भाइयों को निर्वस्त्र शिल्पकारी करते हुए देख लिया। जब दोनों भाइयों की नजर अपनी बहन पर पड़ी तो वो पत्थर में तब्दील हो गए। उसके साथ नागर भोगर नाम के इन दो महान शिल्पकारों के युग का अंत हो गया। तो वो नंगन मूर्ति बनाते थे, ये भाई जो गई थे इसको उनने देख लिया, तो वहीं पे वो गायब हो गए। नागर भोगर की शिल्पकारी के नमूने यहाँ आज भी जमीन से झांकती दिखाई देती हैं। अब तक यहाँ से हजारों की संख्या में प्रतिमाएं निकाली जा चुकी हैं। इनके आधार पर ही पुरातत्व के जानकार ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कभी विशाल नगर आबाद रहा होगा। नंद किशोर पवार, IBC 24, बैतूल। वो एक गुमनाम नगर दफन हो गया, लेकिन जमीन से निकल रही शैव प्रतिमाएं कई रहस्यों से पर्दा उठाती हैं। जानकार बताते हैं यहाँ मिलने वाली प्रतिमाएं ठीक वैसी हैं जैसी मूर्तियों का इस्तेमाल किसी जमाने में तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता था। तंत्र मंत्र साधना का एक पुरातन ठौर। दरों में, दरख्तों में, पत्तों में, बूटों में बसी यादें। यादें राजा रानियों की, राजशाही की। कनौजिया गांव में जमीन के अंदर से जो मूर्तियां निकली हैं, वो किसी रहस्य से कम नहीं है। इस इलाके से निकली नग्न शैव प्रतिमाओं को लेकर कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमाएं तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कहते हैं किसी जमाने में ऐसी मूर्तियों को नग्न होकर ही बनाई जाती थी। अभी तक जितनी भी प्रतिमाएं मिली हैं, वो शैव मत से संबंधित है। शिल्प के जादूगर नागर भोगर का जिक्र ब्रिटिश गजेटियर में भी किया गया है। ऐसा अनुमान है कि रियासतों के उस दौर में इन अद्भुत प्रतिमाओं को नागर भोगर ने राजाओं के सम्मान में समर्पित किया होगा। जिले के मुल्ताई और पट्ठड़ इलाके में मिले ताम्रपत्र, मुद्राएं और स्मारक इसके सबूत कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार का उल्लेख किया जाता है कि नग्न होकर प्रतिमाएं बनाना, ये तांत्रिक किया करते हैं जी। चामुंडा की प्रतिमाएं भी निकली हैं जी। चामुंडा की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना अधिकतर जी तांत्रिक करते हैं, तो इसलिए नागर भोगर की कहानी से इसको जोड़िए नहीं, वो मात्र कहानी है। कनौजिया गांव के कोने कोने में पाषाण प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं। जिसमें बीते दौर की कला की छाप दिखाई देती है। ये पत्थर आज भी उस शिल्प की दुनिया के साक्षी बने बैठे हैं। यहां जिस भी पत्थर को देखें, आप ऐसा लगता है मानो वो किसी अनसुनी, अनसुलझी, अबूझ दुनिया के एक एक राज उजागर करने के लिए बेताब बैठी है।
नागर भोगर लोग यहाँ मूर्तियाँ बनाते थे और ऐसी मूर्तियाँ बनाते थे कि साक्षात जैसे कि मूर्ति देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि मूर्तियाँ जीवित हो। कनौजिया में सब तरफ खंडहर राज करते हैं। घर आंगन चौक चौराहे सब के सब भग्न। अगर बाकी है तो वो है यादगार निशानियां। उन्हीं निशानियों के सहारे जिंदा है ये गांव। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से महान मूर्तिकार पत्थर के बन गए। देश के लगभग सभी मंदिरों से कोई ना कोई किंवदंतियां जुड़ी होती हैं। ये एक पौराणिक मान्यताएं होती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जिसका निर्माण एक श्राप के चलते अधूरा रह गया, जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। बैतूल जिले के भैंसदेगी में पूर्णा नदी के किनारे स्थित सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 11वीं और 12वीं सदी के मध्य में भैंसदेही रघुवंशी राजा गय की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा गय भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने उस वक्त के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी भाई नागर भोगर को महिष्मती में शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया था। नागर भोगर के बारे में बताया जाता है कि दोनों भाई नग्न अवस्था में मंदिर निर्माण कार्य करते थे। साथ ही दोनों एक ही रात में बड़े से बड़े मंदिर का निर्माण कर लेते थे। लेकिन दोनों भाइयों को एक श्राप मिला हुआ था कि अगर किसी ने इन्हें नग्न अवस्था में निर्माण करते देख लिया तो वे इंसान से पत्थर बन जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि नागर भोगर जब महिष्मती के शिव मंदिर का निर्माण कर रहे थे तब एक रात उनकी बहन खाना लेकर अचानक से निर्माण कक्ष में आ गई और उसने भाइयों को नग्न अवस्था में देख लिया। फिर क्या था, श्राप के मुताबिक दोनों भाई पत्थर के बन गए और मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। इस घटना के बाद मंदिर का गुंबद फिर कभी नहीं बन सका। लेकिन आज भी इस प्राचीन शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को पौराणिक अभिलेखों में उप ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इस मंदिर का एक एक पत्थर स्थापत्य कला की मिसाल है। इसमें सबसे खास मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थापित नंदी की प्रतिमा है। बताया जाता है कि इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण और पूर्णिमा के चांद की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह को छूती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको उस रहस्यमय तालाब के बारे में बताते हैं जिसका निर्माण नागर भोगर भाइयों के वक्त हुआ था। कहते हैं इस गुमनाम नगर में 12 से ज्यादा तालाब थे, जिसमें से एक देव तालाब के नाम से जाना जाता था, जहां पर किसान अपने बीमार जानवरों को दूर दूर से लेकर आते थे। आखिर क्या मान्यता है देव तालाब की, जो खास तौर पर जानवरों के लिए उपयोग होता है? तालाब में समाई ये शांत जलराशि गवाह है एक सुनहरे अतीत की। इस ताल की लहरों में तैरती हैं उस दौर की अनकही अनसुनी कहानियां। इतिहास के कई शिखर और कई घाटियां देखी हैं इस जलराशि ने। शिल्पकार भाई नागर और भोगर के जमाने में ही यहाँ पर 12 तालाबों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से आज सिर्फ 4 तालाब बच पाए हैं। बाकी 8 तालाब शहर के साथ दफन हो गए। इन तालाबों को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं इन 4 तालाबों में से एक देव तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। इस तालाब के पानी को चमत्कारी भी माना जाता है। जिन जानवरों को खुर की बीमारी हो जाती है उनकी बीमारी इस तालाब के पानी से दूर होती है। मैं 30 साल हो रह रहा हूँ, मगर यहाँ खुरी उरी लेके आते हैं बहुत आदिवासी लोग
किसान लोग भी आते हैं तो बेल्ट और खूरी साफ हो जाती है पानी के लिए, और बड़े बड़े दूर के आदमी ले जाते हैं पानी यहाँ से। एक तालाब सबसे प्रसिद्ध तालाब है जिसको देव तालाब बोलते हैं। देव तालाब में बढ़िया मूर्ति है, मंदिर भी बना है, लोग बाग आके पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर। शिल्पकार नागर भोगर के दौर में धर्म भी अपने पूरे उत्कर्ष पर रहा होगा। इसके प्रमाण आज भी हम मौजूद हैं। इन भग्न मूर्तियों में कई हिंदू धर्म से संबंधित हैं। दो गांवों के बीच हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसमें पवन पुत्र की प्रतिमा शिला रूप में विराजमान है। कहते हैं इस हनुमान मूर्ति को नागर भोगर ने ही बनाया था। हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति पड़ी हुई थी, और बताते हैं कि ये शहर सालार जंग के कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक पत्थर लेने आए थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जो मूर्ति हनुमान जी महाराज की है यह सम्राट विक्रमादित्य के काल की है। इन ऐतिहासिक तालाबों को देखकर ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि अच्छे दिनों में ये भग्न नगर किस तरह साधन और सुविधा से संपन्न रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऐतिहासिक महत्व की इन मूर्तियों को सहेजने वाला कोई नहीं है। अब तो कन्नौजिया गांव के लोग इन मूर्तियों से अपने घर द्वार सजाने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन से लेकर पुरातत्व विभाग तक कोई भी इस अनमोल धरोहर की सूद लेने वाला नहीं है। अतीत की अनमोल धरोहर संकट में है। ना कोई इनकी चिंता करने वाला है और ना ही इन्हें सहेजने वाला। इसी का नतीजा है कि ये बेशकीमती मूर्तियां लगातार गायब होती जा रही हैं। हद तो ये है कि गांव के लोग सैकड़ों साल पुरानी इन ऐतिहासिक मूर्तियों को सजावट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। कन्नौजिया गांव में आप ऐसे कई घर देख सकते हैं जहां प्राचीन मूर्तियां चबूतरों, दरवाजों और चौखटों में बकायदा सजी हुई हैं। गांव वाले इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि पुरातत्व विभाग को इन मूर्तियों की कोई फिक्र नहीं है। ना वो मूर्तियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और ना ही वो प्राचीन प्रतिमाओं से खिलवाड़ करने वालों को रोक रहा है। केवल पुरातत्व विभाग ही नहीं, स्थानीय प्रशासन ने भी जैसे इन प्राचीन मूर्तियों की सुध ना लेने की ठान रखी है। हालांकि इस गुमनाम नगर से करीब 2 ट्रक मूर्तियां नागपुर के संग्रहालय ले जाई गई हैं और कुछ मूर्तियों को भारत भवन और बैतूल के पार्क में भी रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ प्राचीन महत्व की सैकड़ों मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें तत्काल सहेजने की जरूरत है। ये मूर्तियां कई लोग खंडित भी निकलती है, कई सुंदर सुंदर मूर्तियां भी निकलती है। यहाँ की प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, न ही कोई यहाँ का संग्रहालय बना रही है। अब इन प्राचीन मूर्तियों के अस्तित्व खतरे में होने का हवाला देने पर जिला प्रशासन ने अब जाकर जरूर ये कहा है कि इस संबंध में पुरातत्व विभाग से ताकीद की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, इस जुबानी आश्वासन पर कितना भरोसा किया जाए। ये तय है कि अगर जल्द ही इस अनमोल धरोहर को नहीं सजोया गया तो वो दिन दूर नहीं जब इस गुमनाम नगर की आखिरी चंद निशानियां भी गुम हो जाएंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके साथ ही खो जाएंगी शिल्प के महान नायक नागर भोगर की कहानियां, जो आज भी सुनने वालों को हैरत में डाल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नंद किशोर पवार, IBC 24 बैतूल।
फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।